कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ब्रिटिशर्स ने से पहले उन्होंने बंगाल में रूल एस्टैब्लिश किया था। जब उन्होंने बंगाल में रूल एस्टैब्लिश किया तो उन्होंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए कि ये जो पूरी रूरल सोसाइटी है इसको हम रीऑर्डर कर दें। नए नए रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किए सो दैट वो इस एरिया को अपने हिसाब से अपने रूल्स इम्प्लीमेंट कर पाएँ। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ऑपरेशन में आई। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया था जो ज़मींदार्स को पे करना होता था। अगर ज़मींदार वो पे नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मींदारी यानी कि उनकी एस्टेट को ऑक्शन कर दिया जाता था। इसमें 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्टिशियस। अब ये फिक्टिशियस मतलब कि ये सिर्फ दिखावे की होती थी, असल में ये कोई ऑक्शन होती नहीं थी। ये क्यों कहा गया है इसके रीजंस मैं आपको बताऊंगी आगे चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो जब ये इंट्रोड्यूस किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि जब हमने बंगाल को कॉन्क्वेस्ट किया उसके बाद से हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब अब इस परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम से ठीक हो जाएंगी। तो इस सिस्टम के लिए ब्रिटिशर्स ने ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढना शुरू किया जो कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव भी कर पाएं और स्टेट यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाएं। काफ़ी डिबेट के बाद फाइनली परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो बंगाल के राजास और तालुकदार्स के साथ किया गया। मतलब राजास और वहाँ के जो तालुकदार्स होते थे उनको किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा करना है और फिर वो उनको ब्रिटिशर्स को देना है। इससे क्या हुआ कि जमींदार अब जमीन के मालिक नहीं थे, वो अब एक तरीके से रेवेन्यू कलेक्टर्स बन गए थे स्टेट के यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। जमींदार को किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा करना होता था और फिर वो कंपनी को पे करते थे। कुछ अमाउंट वो अपने पास एज अ इनकम रखा करते थे, बाकी सारा उनको कंपनी को देना होता था। अगर वो नहीं पे कर पाते थे तो उनकी जमीन को ऑक्शन कर दिया जाता था। अब कोई भी जमींदार क्यों चाहेगा कि उनकी जमीन का ऑक्शन हो? कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसे क्या रीजंस होते थे कि जमींदार टाइम पे रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे ब्रिटिशर्स को? उसके काफी सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन था कि ब्रिटिशर्स फिक्स्ड रेवेन्यू रखते थे, मतलब वो एक ही बार उन्होंने फिक्स कर दिया था, वो बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए फिक्स ही पहले बहुत ज्यादा हाई अमाउंट किया गया था। सो द डिमांड वाज वेरी हाई। सेकेंड रीजन ये था कि 1790s में जो एग्रीकल्चर फसल उगती थी, जो अनाज उगाया जाता था, उसका मार्केट में उतने पैसे नहीं मिलते थे। तो जब किसान को ही उतने पैसे नहीं मिल रहे तो वो जमींदार को कैसे देगा और फिर जमींदार आगे स्टेट को कैसे देगा? तो इस तरीके से उनको अमाउंट रिसीव ही नहीं होता था जमींदार्स को, तो वो ब्रिटिशर्स को कैसे देंगे? तीसरा रीजन ये था कि रेवेन्यू इनवेरिएबल था, मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट की फसल ज्यादा हुई है कम हुई है कुछ भी हुआ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे वर वेरी पंचुअल कि इस टाइम तक सनसेट लॉ था, मतलब कि सन के सेट होने से, सूर्य अस्त होने से पहले पहले आपको रेवेन्यू पूरा स्टेट को देना है। अगर आप नहीं दे पाए तो आपकी जमीन को ऑक्शन कर लिया जाएगा। फोर्थ रीजन था परमानेंट सेटलमेंट ने जमींदार की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब जमींदार सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करता था और जमींदारी को मैनेज करता था। जमींदार की पावर को काफी हद तक कम कर दिया गया। कैसे कम किया गया? जमींदार पहले कस्टम ड्यूटीज लिया करते थे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें अबॉलिश कर दिया। जमींदार कचहरी लगाया करते थे, लोग उनके पास जाते थे कि आप फैसला दो, मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी तो वो जमींदार के पास जाया करते थे। अब ब्रिटिश ने क्या किया कि उनके ऊपर एक ऑफिशियल को, एक कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया जो कि कंपनी का होता था। इसके कारण क्या हुआ? जमींदार की पावर कम हो गई। जमींदार जो होते थे वो पहले लोकल जस्टिस किया करते थे, लोकल पुलिस उनके कंट्रोल में होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं था, उनकी पावर कम हो रही थी। अब बात करते हैं द राइज ऑफ जोतीदार्स। ये हम अभी बंगाल की ही बात कर रहे हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर ये एक ट्रैवलर थे, इन्होंने दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ बंगाल की थी उसके बारे में लिखा कि वहाँ के जो रिच पेजेंट्स, अमीर किसान थे, उनको जोतीदार्स बोला जाता था। जोतीदार जो होते थे ये लोकल ट्रेड कंट्रोल करते थे। जो गरीब किसान होते थे उनको मनी लेंड करना, उनको पैसे उधार पे देना, ये भी जोतीदार्स किया करते थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोतीदार्स की पावर जमींदार्स के कंपैरिजन में विलेज में ज्यादा होती थी। ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि जमींदार जो होते थे वो अर्बन एरियाज में रहते थे,
जबकि जोतीदार्स उनके साथ ही विलेज में रहते थे, तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था। जो जोतीदार्स कोशिश किया करते थे कि जमींदार्स अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, वो टैक्स टाइम पे इकट्ठा ना कर पाएं, वो टाइम पे ना दे पाएं, ऐसी जोतीदार्स की कोशिश रहा करती थी। और ये भी देखा गया है कि जब जमींदार्स की एस्टेट, उनकी जमींदारी को ऑक्शन किया जाता था, तो काफी बार जोतीदार्स नॉर्थ बंगाल में उन्हें परचेज किया करते थे। जोतीदार्स वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। अब बात करते हैं फिफ्थ रिपोर्ट की। फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी? ये एक रिपोर्ट बनाई गई जो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट की गई थी। जब कंपनी ने बंगाल पर रूल करना शुरू किया था, उस टाइम से हर छोटी बड़ी चीजें जो वो कर रहे थे, उन चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन्हें रिकॉर्ड करके जो एक रिपोर्ट फॉर्म की गई थी, वो थी फिफ्थ रिपोर्ट। उसके रिलेटेड काफी डिबेट हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उससे बाद में ये बातें निकल कर आई कि जो फिक्टिशियस सेल थी, यानी कि दिखावे की सेल होती थी, जो असल में सेल होती नहीं थी, उसकी रीजंस क्या थे। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है द राजा ऑफ बुर्दवान का, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जमींदारी को अपने मदर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। तो इसीलिए काफी सारे जमींदार अपनी वाइफ, अपनी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया करते थे, लेकिन पावर तो जमींदार की ही रहेगी। दूसरा मूव ये देखा जाता है कि जो जमींदार के एजेंट्स होते थे, वो कोशिश करते थे मैन्युपुलेट करने की परचेज को, ऑक्शन को। जमींदार के मेन ही कितनी बार उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया करते थे, बाकी सारे परचेजर्स को आउटबिड करके, मतलब सबसे ज्यादा बोली लगा के वही खरीद लेते थे। तो अगर जमींदार के ही किसी सर्वेंट ने या किसी एजेंट ने जमीन को खरीद लिया, तो एक तरीके से जमींदार की पावर तो वैसी की वैसी ही रहती है। अब बुचन की बात करते हैं। ये भी एक ट्रैवलर थे, फ्रैंकोइस बर्नियर की तरह। ये राजमहल हिल्स के बारे में डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ये हिल्स इतने घने हैं कि इनके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत हॉस्टाइल हैं, वो लोग किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर है। कोई ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवल करते नहीं हैं। अब बुचन ने तो इस बारे में डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन ये जो लोग थे जो इतने हॉस्टाइल थे, वो कौन थे? तो जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हिल फोक्स जिनके बारे में बात की गई थी, वो पहाड़ियाज हैं। ये लोग राजमहल हिल्स पे रहते थे। इनका काम क्या होता था? ये लोग हंटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वॉर्म रेयरर्स। ये लोग वहां पे ही हंटिंग गैदरिंग करते थे, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस खाते थे और उसी पे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, जीते थे। ये लोग उस पूरे एरिया को अपना ही एरिया मानते थे कि ये उनका ही लैंड है। क्योंकि ये लोग बहुत हॉस्टाइल होते थे, तो कितनी बार ये लोग जमीन पे आ जाते थे। अगर इनके पास कुछ खाने को नहीं है तो वहां के एरिया को लूट लेते थे। तो ऐसा कुछ ना हो तो प्लेन्स में जो जमींदार होते थे, वो लोग इनके चीफ को कुछ ट्रिब्यूट दिया करते थे ताकि ये उनके एरिया में ना आए और उनके एरिया में शांति बनी रहे। इवन जो ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो उनको लूट लिया करते थे। तो अगर उनको थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट पे कर दिया जाए पहले, तो फिर वो लोग इनको प्रोटेक्शन दिया करते थे कि इनको कोई लूटे ना। अब 1770s में ब्रिटिशर्स ने एक ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन शुरू की। इसमें उन्होंने क्या किया कि इन पहाड़ियाज को ढूंढना शुरू किया और इनको मारना शुरू कर दिया। ऑगस्टस क्लिवलैंड जो कलेक्टर थे भागलपुर के, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन इंट्रोड्यूस। इस पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन में क्या किया गया कि जो इन पहाड़ियाज में चीफ्स हुआ करते थे, वो लोग अपने चीफ की बात जरूर सुनते थे। तो उन लोगों ने उन चीफ्स को कुछ एनुअल अलाउंस देना शुरू किया। क्यों देते थे वो लोग उन्हें एनुअल अलाउंस? कि इस एनुअल अलाउंस के बदले आप लोग अपने जो लोग हैं उनको डिसिप्लिन में रखो, इसीलिए दिया जाता था। अब बात करते हैं संथल्स की। 1810 के एंड में जब बुचन ने गंजूरिया हिल्स को क्रॉस किया राजमहल की, तो उसके आगे उनको एक विलेज दिखी। वो विलेज प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म थी, वहां पे ह्यूमन लेबर एप्लीकेशन प्रॉपर था। तो उसके बारे में बुचन लिखते हैं कि गंजूरिया इज सफिशिएंटली कल्टिवेटेड टू शो व्हाट अ ग्लोरियस कंट्री दिस माइट बी। बहुत अच्छे से वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा था, सब कुछ था। तो संथल्स को 1832 में एक लैंड दे दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप यहाँ पे सेटल हो जाओ। जिस लैंड को संथल्स को दिया गया उसको दमिनी कोह कहा गया।
ये इनका लैंड डिक्लेयर कर दिया गया। वो लोग यहाँ रहते थे, प्लो एग्रीकल्चर करते थे और वो सेटल्ड पेजेंट्स बन गए। अब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, अब वो सेटल्ड हो गए। संथल्स रैपिडली एक्सपैंड होने लगे। पहले संथल्स की 40 विलेजेस थी, फिर 1473 विलेजेस हो गई और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई कि पहले वो 3000 थे, अब वो 82,000 हो गए। तो जितने ज़्यादा वो बढ़ते गए, कल्टीवेशन एक्सपैंड होता गया, तो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लग गया। लेकिन धीरे धीरे संथल्स को ये रियलाइज हुआ कि वो जिस लैंड पे कल्टीवेट कर रहे हैं वो उनके हाथों से निकल रहा है। स्टेट उन पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा देती है जो वो दे नहीं पाते। इसके लिए उनको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। वो उधार जो लेते हैं वो इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है उसके ऊपर। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके एरिया पे तो उनका कंट्रोल है ही नहीं। और 1850s में उनको ये लगा कि अब उनको रिबेल करना पड़ेगा जमींदार्स, मनी लेंडर्स और कॉलोनियल एस्टेट के अगेंस्ट। 1855 से 1856 के बीच में संथल रिवोल्ट हुआ, जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। अब इसके बाद एक और रिवोल्ट हुआ कंट्री साइड में, वो था बॉम्बे दक्कन रिवोल्ट। बॉम्बे दक्कन रिवोल्ट की एक इंटरेस्टिंग बात थी, अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड। इसकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मूवमेंट बिगिन एट सूपा, जो कि पूना की एक विलेज थी। मार्केट के बीच में शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स जहाँ रहते थे। 12 मई 1875 में जो रायट्स यानी कि किसान उस एरिया में आए, उन्होंने शॉपकीपर्स को अटैक किया। अकाउंट बुक्स यानी कि बही खाता, जिसमें वो लिखते थे कि कितना उधार किसको दिया है, किससे कितने पैसे लेने हैं, वो सारी अकाउंट बुक्स, डेट बॉन्ड्स, सबको उन्होंने जला दिया। साहूकार्स के घर, उनकी दुकानें, सबको जला दिया। पूना से ये रिवोल्ट शुरू हुआ और स्प्रेड होते होते ये अहमदनगर तक पहुंच गया। अगले 2 महीने में ये 6500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक स्प्रेड हो गया। 30 विलेजेस इसका शिकार हो गई और पैटर्न सब में सेम था कि साहूकार्स और मनी लेंडर्स के एरिया को उनके घेर लिया जाता था, वहाँ के सारे अकाउंट बुक्स को जला दिया जाता था, उनके घर, उनकी दुकानें, सबको जला दिया जाता था। फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक्शन लिया, 951 लोगों को अरेस्ट कर लिया। काफी महीने में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने वापस से अपना कंट्रोल गेन कर लिया। अब नई रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल के आगे फिर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। उसके रीजंस ये थे कि 1810 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस बढ़ गए। जैसे पीछे हमने देखा था कि एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो गए थे, मतलब कि मंडी में फसल का उतना दाम नहीं मिल रहा था। अब ज्यादा मिलने लग गया था प्रोड्यूस की वैल्यू। इससे क्या हुआ कि जो जमींदार थे उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया, लेकिन जो स्टेट थी उन्होंने क्योंकि फिक्स्ड रेवेन्यू रखा हुआ था तो वो ज्यादा मांग नहीं सकते थे, तो उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो पाई। इस फैक्टर को देखते हुए आगे परमानेंट सेटलमेंट को रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब जो रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बॉम्बे दक्कन में किया गया वो था रयतवारी सिस्टम। ये बंगाल सिस्टम की तरह नहीं था, इसमें डायरेक्टली रायट्स यानी कि किसानों से ही सेटलमेंट की जाती थी। हर 30 इयर्स में लैंड को रीसर्वे किया जाता था, रेवेन्यू रेट्स बढ़ाए जाते थे और इसीलिए रेवेन्यू परमानेंट नहीं रखा गया था। रेवेन्यू डिमांड एंड पेजेंट डेट, रेवेन्यू डिमांड रखी जाती थी, वो बहुत ज्यादा होती थी। तो काफी सारी जगहों पे तो किसानों ने अपनी जो जगह होती थी, अपना जो गांव होता था, उसको छोड़ के वो दूसरी नई जगहों पे चले गए, जहाँ पे जमीन इतनी अच्छी नहीं थी, फसल इतनी ज्यादा नहीं होती थी या बारिश कभी कभी होती थी, फ्लक्चुएशन होती थी। वहां पे तो पेजेंट्स यानी कि किसानों को ऐसा लगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू पे द रेवेन्यू, और जब कोई पे नहीं कर पाता था तो उनका जो पूरी क्रॉप होते थे उसको सीज कर लिया जाता था, उनको फाइन देना पड़ता था और पूरी विलेज को फाइन देना पड़ता था। 1830s में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई, प्राइसेस ऑफ, क्योंकि जो फसल का प्राइसेस थे वो कम मिलने लग गए, मार्केट्स में उतना प्राइस नहीं मिलता था। अब 1832 के बाद तो मतलब वो prices of agriculture produce fell sharply after 1832 and did not recover for over a decade and a half। तो इसका मतलब ये था कि किसानों की इनकम और कम हो गई। फेमाइन भी आ गया 1832 से 1834 के बीच में। इसके कारण किसानों को उधार लेना पड़ता था, मनी लेंडर्स से लोन लेना पड़ता था और उनके इंटरेस्ट भी इतने ज्यादा होते थे कि वो पे ही नहीं कर पाते थे। फिर आया कॉटन बूम। बिफोर 1860s 3/4 of the raw cotton imports into Britain came from America. British cotton manufacturers had for long time worried about
दिस डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन सरप्लस, क्योंकि अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई थी ब्रिटिश की। 1857 में द कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन ब्रिटेन। 1859 में द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वॉज फॉर्म्ड। इस कॉटन कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये था टू एनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। जहां जहां कॉटन उगाई जा सकती है वहां पे उसे प्रमोट करो। इंडिया सीन एज अ कंट्री दैट कुड सप्लाई कॉटन, अगर अमेरिका ना भी कर पाए तो इंडिया सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट फेवरेबल था कॉटन कल्टीवेशन के लिए और यहाँ पे तो लेबर भी चीप मिल जाती थी। जब अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में हुआ, पैनिक स्प्रेड थ्रू कॉटन सर्कल्स इन ब्रिटेन, क्योंकि अमेरिका से अब कॉटन आ नहीं रहा था। तो बॉम्बे में कॉटन मर्चेंट्स कॉटन डिस्ट्रिक्ट में गए और उन्होंने एक्सेस सप्लाईज एंड एनकरेज कल्टीवेशन। एज कॉटन प्राइसेस सोड, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स इन बॉम्बे वर कीन टू सिक्योर एज मच कॉटन एज पॉसिबल टू मीट ब्रिटिश डिमांड्स। सो दे गेव एडवांसेस टू अर्बन साहूकार्स हु इन टर्न एक्सटेंडेड क्रेडिट टू दोज रूरल मनी लेंडर्स हु प्रॉमिस्ड टू सिक्योर द प्रोड्यूस। क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि अब तो कॉटन ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने कॉटन के लिए क्रेडिट्स देने शुरू कर दिए। अमेरिका में क्राइसिस बढ़ता गया, बॉम्बे दक्कन में कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ता गया। जैसे जैसे अमेरिका से प्रोड्यूस कम हुआ, इंडिया से प्रोडक्शन बढ़ गई। 1860 से 1864 इन 4 साल में हम देखते हैं कि कॉटन का प्रोडक्शन डबल हो गया। 1862 में तो 90% ऑफ कॉटन जो ब्रिटेन जा रहा था वो इंडिया से ही जा रहा था। पर ये बूम ईयर्स डिड नॉट ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू कॉटन प्रोड्यूसर्स। जो असली किसान था उसको इसका कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट सारा मिडल मैन को मिल रहा था। क्रेडिट ड्राइज अप। अब क्या हुआ कि कॉटन मर्चेंट्स इन इंडिया को ये पता चला कि वर्ल्ड मार्केट ऑफ रॉ कॉटन, उनको लगा कि अब हमें ना धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लेना चाहिए रॉ कॉटन में और अमेरिका को परमानेंटली डिस्प्लेस कर देना चाहिए। 1865 तक ये सब कुछ चकनाचूर हो गए सपने, क्योंकि सिविल वॉर खत्म हो गया, कॉटन प्रोडक्शन अमेरिका से फिर से आने लग गई और ब्रिटेन में वापस से अमेरिका की कॉटन जाने लग गई। इंडिया की कॉटन की अब डिमांड कम होने लग गई। इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था वो अब द एक्सपोर्ट मर्चेंट्स एंड साहूकार्स इन महाराष्ट्र वर नो लॉन्गर कीन। अब क्योंकि वो लोग पैसे देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कॉटन के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अब आगे डिमांड कम और कम होती जाएगी, अब डिमांड आएगी ही नहीं कॉटन की। द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, द मनी लेंडर्स वर वायलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स ऑफ कंट्री साइड। मनी लेंडिंग वाज सर्टेनली वाइड स्प्रेड बिफोर कॉलोनियल रूल, क्योंकि कॉलोनियल रूल के आने से पहले भी उधार दिया जाता था, पर कॉलोनियल रूल के टाइम पे ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कुछ नॉर्म्स रेगुलेट करे जाते थे। अ वेराइटी ऑफ कस्टमरी नॉर्म्स रेगुलेटेड अ रिलेशनशिप बिटवीन मनी लेंडर्स एंड द रायत। किसानों के और साहूकार जो मनी लेंडर होते थे उनके बीच में कुछ नॉर्म्स फॉलो किए जाते थे। एक जनरल नॉर्म ये था कि जितना प्रिंसिपल है, यानी कि अगर आप 100 रुपए किसी को प्रिंसिपल अमाउंट है तो इंटरेस्ट तो उस पे 100 रुपीज चार्ज नहीं किया जाएगा। अंडर कॉलोनियल रूल दिस नॉर्म ब्रोक डाउन। द वन ऑफ द मेनी केसेस जिसमें ये देखा गया कि 2000 रुपए तक इंटरेस्ट लिया जाता था ऑन 100 रुपीज। मतलब आपने 100 रुपीज लिए थे और उसके बदले 2000 रुपीज तक इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसके ऊपर। इन पिटिशन आफ्टर पिटिशन रायट्स कंप्लेन्ड ऑफ द इनजस्टिस। 1859 में ब्रिटिश ने एक रूल पास किया, लिमिटेशन लॉ, जिसमें ये कहा गया कि लोन के जो बॉन्ड साइन किए जाएंगे मनी लेंडर्स और रायट्स के बीच में वो सिर्फ 3 साल तक वैलिड होंगे। अब मनी लेंडर्स ने क्या किया, उन्होंने इस लॉ को टर्न अराउंड कर दिया। वो हर 3 साल बाद एक नया बॉन्ड साइन करवा लेते थे रायट्स। व्हेन द न्यू बॉन्ड वाज साइंड, द अनपेड बैलेंस दैट इज द ओरिजिनल लोन एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट वाज एंटर्ड एज प्रिंसिपल ऑन विच न्यू सेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस वाज कैलकुलेटेड। मतलब इमेजिन करके देखो, अगर 100 रुपीज प्रिंसिपल था और 2000 इंटरेस्ट, तो अब वो नया बॉन्ड जब साइन करते थे तो वो 2100 रुपीज प्रिंसिपल लिख देते थे और उसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ऐसे तरीके से वो नए नए बॉन्ड साइन करवाते थे। डीड्स एंड बॉन्ड्स अपीयर्ड एज सिंबल ऑफ न्यू ऑप्रेसिव सिस्टम। पेजेंट्स से इस तरीके से बॉन्ड्स और डीड्स पे पेजेस पे स्तंभ के साइन ले लेते थे उनके, या उनसे खाली पेजेस पे साइन करवा लिया करते थे। उनको पता ही नहीं होता था वो एक्चुअल में किस पेज पे वो क्यों साइन कर रहे हैं। वो लोग डरते थे पर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। दक्कन रायट्स कमीशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्रिड ऑफ बाय द मेमोरी ऑफ 1857,
government pressurized government of Bombay to set up a commission to inquire and investigate into the causes of riots. The commission produced a report that was presented to the British Parliament in 1858. Commission held inquiries in districts where the riots spread, recorded statements of riots. Sahukars and eyewitnesses compiled statistical data on revenue rates, prices and interest rates in different regions and collated the reports sent by the district collectors. इन सब कमीशन जो इन सब चीज़ों से बाद में दक्कन रिपोर्ट कमीशन फॉर इंस्टेंस was specifically asked to judge whether the level of government revenue demand was the cause of revolt. कि जो गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू मांगती है क्या वो रीजन है रिवोल्ट का. मेनली दक्कन रायत कमीशन इसीलिए बनाई गई थी. आफ्टर सारे एविडेंसेस को प्रेजेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि पेजेंट्स का एंगर जो था वो मनी लेंडर्स पे था. सारा का सारा ब्लेम मनी लेंडर्स पे डाल दिया गया कि ब्रिटिशर्स की कोई गलती नहीं है, ब्रिटिशर्स सही हैं, गलती सारी मनी लेंडर्स की. दिस आर्ग्यूमेंट वाज फाउंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन कॉलोनियल रिकॉर्ड्स. हर कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा मिला कि ब्रिटिशर्स सही हैं, स्टेट से तो सब खुश हैं, सब सिर्फ मनी लेंडर्स से परेशान है. ये एक्चुअल में ये दिखाता है कि गवर्नमेंट कितनी रिलक्टेंट थी अपने पार्ट पे. अब जो ये सोर्सेज है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और ये सब, ये बहुत इनवैल्यूएबल सोर्सेज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. लेकिन जब भी इन सोर्सेज को आप पढ़ो तो बाकी सारी चीज़ें जैसे कि न्यूज़पेपर, लीगल रिकॉर्ड्स, ओरल टेस्टिमनीज, अनऑफिशियल अकाउंट्स, इन सबको भी नोटिस में रखना चाहिए. तो ये था आपका हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए. हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 11 रिबेल्स एंड राज, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे बेस्ड है, उस चैप्टर को क्विकली डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आप लॉन्ग आंसर लिख सको. उसके अलावा मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की वीडियो भी बना रखी है, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो. तो वो 2 वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वाली वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 10th मई 1857 को शुरू हुआ था ये मेरठ में, और मेरठ से ये सिपोय म्यूटनी हुई थी कंटोनमेंट एरिया में मेरठ के. वहाँ से फिर ये दिल्ली तक आई थी. अब बात करते हैं कि सिपोइज ने बेसिकली क्या किया था. तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था बेल ऑफ आर्म्स, जहाँ पे सारे हथियार रखे जाते थे, और सारे वाइट पीपल को अटैक किया गया था. उनकी प्रॉपर्टी को, उनके बंगलोज को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, रिकॉर्ड्स वगैरह हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय सिपोइज. टेलीग्राफ लाइन्स को कट कर दिया गया था जो दिल्ली तक जाती थी. सिपोइज दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में जो लोकल ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने भी इन सिपोइज को सपोर्ट किया. इन सिपोइज ने सीधा जाके बहादुर शाह जफर को बोला कि हम चाहते हैं कि इस पूरी म्यूटनी, जो इस सिपोई रिवोल्ट हो रहा है, इसकी आप लीडरशिप लो. बहादुर शाह जफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ी है लीडरशिप. पैटर्न ऑफ रिबेलियन क्या था, किस तरीके से बेसिकली इस रिबेल को किया गया था, तो हमने देखा कि हर कंटोनमेंट एरिया में काफ़ी सिमिलर पैटर्न से ही रिवोल्ट किया गया था. कि वहाँ के जितने भी वाइट पीपल थे उन पे अटैक करना, उनकी बिल्डिंग्स पे, रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना, एक तरीके से हर जगह पे सीक्वेंस ऑफ पैटर्न काफ़ी सिमिलर था. हिंदूज और मुस्लिम्स बिल्कुल यूनाइट हो गए थे फिरंगीज यानी कि ब्रिटिशर्स, वाइट पीपल के अगेंस्ट. ऑर्डिनरी लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था. देखा जाए तो मेजर टाउन्स जहां पे ये चीज हुई वो थे लखनऊ, कानपुर और बरेली.
इन 3 जगहों पे मेजर टाउन्स थे जहां पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। यहाँ पे ना ही सिर्फ वाइट लोग बल्कि मनी लेंडर्स और रिच पीपल जो कि थे तो इंडियंस, लेकिन उन पे भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला क्योंकि उन्होंने भी लोगों को काफी परेशान कर रखा था। देयर वॉज अ प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये माना जाता है कि जिस तरीके से हर जगह पे सिमिलर पैटर्न था, तो इसका मतलब कि हर सिपॉयज ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया होगा कि यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं हम। तो देयर वॉज अ क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपॉयज। अब काफी सारे लीडर्स और उनके फॉलोअर्स भी उभर के आए इस मूवमेंट में। ब्रिटिशर्स को फाइट करने के लिए लीडर्स चाहिए थे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए थी ताकि ब्रिटिशर्स को हराया जा सके। फर्स्ट एक्ट जो मेरठ के सिपॉयज ने किया था वो था कि वो दिल्ली आए और उन्होंने मुगल एम्परर को अपील किया कि आप हमारे लीडर बनो इसमें। बहादुर शाह जफर डर गए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके पास बाद में कोई चॉइस नहीं थी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा नॉमिनल लीडर एक तरीके से, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत वास्ट था, काफी बड़े एरिया में था। तो मुगल एम्परर के नाम पे ये मूवमेंट एक तरीके से शुरू हो गई। तो वो नॉमिनल लीडर थे, मतलब वो कोई खास एक्शन ले नहीं रहे थे, बस उनके नाम पे इस मूवमेंट को बढ़ा दिया गया। इन कानपुर में जो सिपॉयज थे और लोग थे वो नाना साहेब के पास आए कि आप लीडर बनो, जो कि पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर थे, और उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उनको भी इस रिवोल्ट में अपनी लीडरशिप पार्टिसिपेशन देना पड़ा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी प्रेशर था, उनको भी लीडरशिप एज्यूम करनी पड़ी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था और अवध स्टेट को ब्रिटिशर्स ने इनैक्स कर लिया था। और ये मूवमेंट बहुत नई थी, लोगों के अंदर अभी भी उस चीज को लेके काफी गुस्सा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि नवाब वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है, लेकिन वो गलत थे। नवाब वाजिद अली शाह बहुत पॉपुलर थे अमंग उनके एरिया के लोगों में, और इसीलिए लोगों में बहुत गुस्सा था। रूमर्स और प्रोफेसीज जो फैली और जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ, तो सबसे पहली बात जो फैली थी वो थी कि जो बुलेट्स, उनमें फैट ऑफ काउ एंड पिग था। उनको बाइट करने पे ये माना गया कि हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजन को करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये भी रूमर था कि ब्रिटिशर्स बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग को फ्लार यानी कि आटे में मिक्स करके मार्केट्स में बेच रहे हैं, जिसके कारण कंटोनमेंट एरिया में काफी सारे सिपॉयज और कॉमन पीपल ने आटा टच करने से भी मना कर दिया। लोगों के अंदर ये फियर था कि ब्रिटिशर्स सारे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब लोगों ने इन रूमर्स को कि बुलेट में काऊ और पिग का फैट है या आटे में ये सब मिला रहे हैं, इन रूमर्स को क्यों बिलीव किया? इसीलिए बिलीव किया क्योंकि 1820 से ही ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जो कि ये शो करती थी कि हाँ, वो इंडिया के लोगों के कस्टम्स को, रिलीजन्स को खत्म करके क्रिश्चियनिटी या अपनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो आइडियाज हैं उनको इम्पोज करना चाहते थे, उनको इंडिया में लाना चाहते थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म कर दिया था। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ला दिया, वहाँ के वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में लाके सेटअप कर दिया। यहाँ के जो हमारे इंडिया तौर तरीके थे, जिस तरीके से पहले पढ़ाया जा रहा था, उन सबको खत्म कर दिया। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने एबॉलिश कर दिया सती प्रथा को और रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज को भी परमिट कर दिया था। तो ये कुछ चीजें थी जिनके कारण लोगों के दिमाग में आ रहा था कि हमारे जो सदियों से चले आ रहे तौर तरीके हैं उनको ब्रिटिशर्स खत्म करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर एक डर डेवलप हुआ था इंडियंस में। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध को ये कहा था कि ये एक चेरी है जो हमारे मुंह में कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। इसकी शुरुआत हुई सब्सिडरी अलायंस से, जो कि 1801 में इम्पोज किया गया। इस अलायंस के तहत जो नवाब थे उनकी अपनी मिलिट्री, हर नवाब, हर राजा की अपनी एक आर्मी होती है, मिलिट्री होती है, क्योंकि उसी से वो पावर रखता है, लोग उनमें डर पैदा करते हैं और वो पावरफुल होते हैं, तभी लोग उनके अगेंस्ट, कोई बाहर से भी उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इस अलायंस के तहत नवाब की अपनी मिलिट्री को डिस्बैंड कर दिया गया, इनकी नवाब की अपनी कोई मिलिट्री अब नहीं थी।
ब्रिटिशर्स की आर्मीज उनके एरिया में आके खड़ी हो गई थी और ब्रिटिश के लोग ही उनको एडवाइस करते थे। इसके कारण क्या हुआ कि नवाब इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स पे। अपने एरिया के लॉ, अपने एरिया की हर चीज को मेंटेन करने के लिए भी नवाब ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे। और इसका इम्पैक्ट ये भी था कि जो रिबेलियस चीफ्स या तालुकदार थे जो राजा के या नवाब के अगेंस्ट थे, उनके ऊपर अब नवाब का कोई कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि नवाब के पास खुद की कोई आर्मी, कोई मिलिट्री थी ही नहीं। 5 years later 1856 में फाइनली इनका किंगडम को इनैक्स कर लिया, ये अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया, उनको कोलकाता भेज दिया गया और ये कहा गया कि ये इस एरिया को अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे, इस एरिया को मिस गवर्न किया। समरी सेटलमेंट आ गई। समरी सेटलमेंट का मेन प्रोसीजर ये था कि वो तालुकदार्स को बीच में से हटाना चाहते थे। अवध ने सबसे ज्यादा टाइम तक 1857 के रिवोल्ट में फाइट किया था। लोकल पीपल, तालुकदार्स, पेजेंट्स जो भी नवाब के लॉयल थे, उन सब ने बेगम हजरत महल जो कि नवाब की वाइफ थी, उनको ज्वाइन किया। लखनऊ में ब्रिटिशर्स को फाइट किया गया। इवन जब बेगम हजरत महल हार गई, उसके बाद भी काफी सारे तालुकदार जो लोग उनकी तरफ लॉयल रहे। जो भी पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स होती थी या वो परेशानी होती थी उनको, वो सब सिपॉयज तक आती थी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिपॉयज जो सिपाही थे वो गांव के एरिया से रिक्रूट किए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि अवध से इतने सारे सिपाही भर्ती होते थे ब्रिटिश आर्मी में कि उसको नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था। व्हाट द रिबेल्स वांटेड, इतनी बड़ी जो ये मूवमेंट चली, उनका मेन पर्पस क्या था रिबेल्स का? तो जो सिपॉयज थे या ऑर्डिनरी पीपल थे, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, दे वर नॉट लिटरेट। तो मोस्ट ऑफ दी जो लीडर्स थे, उन्होंने प्रोक्लेमेशंस और इश्तिहार इशू किए ताकि नॉर्मल लोकल पब्लिक तक वो अपनी बात पहुंचाएं कि वो क्यों ये मूवमेंट कर रहे हैं और उनके क्या आइडियाज हैं, वो क्या चाहते हैं, जिसके कारण और लोग भी उनको ज्वाइन करें। क्योंकि जितने ज्यादा लोग उनको ज्वाइन करेंगे, उनके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अ विजन ऑफ यूनिटी। 1857 के रिवोल्ट में चाहे कोई भी कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, हिंदू, मुस्लिम, सब इक्वली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि सबको फिरंगी राज यानी कि ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए थी। सिंबल ऑफ ऑपरेशन, ब्रिटिशर्स से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे वहां से ब्रिटिशर्स की बनी हुई कोई चीजें आ रही हैं या कुछ भी आ रहा है, उनसे रिलेटेड कुछ भी था, उन सब चीजों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि हम उनके रिलेटेड कोई भी चीज को यूज नहीं करेंगे। अब ब्रिटिशर्स के बाद ऑल्टरनेटिव पावर्स को सर्च करा जाने लगा कि ब्रिटिशर्स एक बार कोलैप्स हो जाएंगे तो एक दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में एक तरीके का स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी की किस तरीके से ब्रिटिशर्स के हटने के बाद ये सब चीजें एडमिनिस्टर होंगी, कैसे इसको मैनेज करेंगे, उन सब चीजों की भी प्लानिंग की जाने लगी। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स से पहले जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था, सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू होने लगे। मतलब राजा, एम्पायर, डायनेस्टी जैसे पहले चल रही थी, वो सब अब वापस से आ जाएं, ये सब चाहते थे। मेन फोकस ये भी था कि इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हथियार और हर चीज प्रॉपरली मीट हो सके डिमांड्स। अब रिप्रेशन, ब्रिटिशर्स कोई भी काम बिना लॉ के नहीं करते थे। उन्होंने एक लॉ पास किए। मई और जून 1857 में काफी सारे लॉज को, एक्ट्स को पास किया गया। मार्शल लॉ पूरे नॉर्थ इंडिया में इम्पोज कर दिया गया। सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं, ऑर्डिनरी ब्रिटेन के लोग जो थे, ब्रिटिशर्स, वाइट पीपल थे, उनको भी ये राइट दे दिया गया कि अगर उन्हें किसी पे भी शक हो कि वो रिवोल्ट का पार्ट हैं, उन्हें वो पनिश कर सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि लैंडलॉर्ड्स और पेजेंट्स, हिंदू, मुस्लिम, इनको तोड़ा जा सके, क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज्यादा था, इंडियंस बहुत सारे थे और ब्रिटिशर्स बहुत कम थे। तो अगर ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 को खत्म करना था तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो उन्हें तोड़ दे। तो जो लैंडलॉर्ड्स उनकी बात मान लेते थे, उनको रिवॉर्ड दिया जाता था,
उनको उनकी लैंड वापस दी जाती थी। लेकिन जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे, जो ब्रिटिशर्स से फाइट करते थे, उनको पनिश किया जाने लगा। तो ब्रिटिशर्स तोड़ने लगे, कास्ट बेस पे, हिंदू मुस्लिम के बेस पे ब्रिटिशर्स ने तोड़ना शुरू किया। अब काफी सारी इमेजेस ऑफ रिवोल्ट भी बनी उस वक्त। जैसे आप इमेजेस देखें तो रिलीफ ऑफ लखनऊ ये इस तरीके से पेंट की गई है बाय थॉमस जॉन्स बार्कर। ये पेंटिंग है द मेमोरियम, ये जोसेफ न्यूएल पैटर्न ने पेंट की है, और इसमें आप देख सकते हो कि गर्ल्स कितनी परेशान हैं और पीछे ब्रिटिश आर्मी अब आ रही है इनको बचाने के लिए। इस तरीके की इमेजेस ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि ब्रिटेन में भी सर्कुलेट हुई, तो ब्रिटेन की नॉर्मल पब्लिक भी गुस्से में आ गई एंड दे वर अगेंस्ट कि यहाँ पे लोग कितना सफर कर रहे हैं। मिस व्हीलर ये अपने आप को डिफीट कर रही हैं कानपुर के सिपॉइस के अगेंस्ट। ये एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि ये ब्रिटिश लायन है, ये बंगाल पे हावी पड़ रहा है। अब नेशनलिस्ट इमेजरी, जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी वहां पे इमेजेस दिखाई, इस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट में हमारे यहाँ पे भी इमेजेस बनी। एंड ये जब हमारी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई बाद में हुई तब भी इन इमेजेस को यूज किया गया। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है द क्वीन विद द स्वॉर्ड, रानी लक्ष्मीबाई की ये वाली इमेज कि कैसे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही हैं, सोल्जर्स को फाइट कर रही हैं। इस इमेज को बहुत ज्यादा पेट्रियाटिक माना जाता है, और जब हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई बाद में भी हुई तो इन इमेजेस को यूज किया गया था। हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है, इवन मैंने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो। ये लाइन सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत फेमस है, और ये पूरी पोयम है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत पॉपुलर पोयम है, और इन पोयम्स को पेट्रियाटिक फीलिंग, जो देशभक्ति की भावना थी हमारे अंदर, उसको जगाए रखा इन पिक्चर्स और इन मोमेंट्स में। ऑल्दो रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया इंडियंस को और उन्होंने वापस से अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन यहाँ से एक शुरुआत हुई थी कि हमें आजादी चाहिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर द रिबेल्स एंड राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पफुल लिंक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमेशा रहे अपडेटेड। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट, जो कि हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 13 है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम अलग अलग मूवमेंट जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि जैसे जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेट किए जाते हैं, हो ची मिन्हा वियतनाम की इंडिपेंडेंस से रिलेट किए जाते हैं, कुछ इसी तरीके से महात्मा गांधी हमारे इंडिया के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे का चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी अपने वापस आए होमलैंड। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। 2 डेकेड्स के बाद जब वो वापस आए, यानी कि लगभग 20 साल के बाद, तो उन्हें कुछ डिफरेंस दिखा। तो जब गांधी जी 1915 में वापस आए, 1893 में वो गए थे, इन दोनों टाइम में कुछ डिफरेंस था। पहला डिफरेंस ये था कि ब्रिटिशर्स की अब पॉलिटिकली वो बहुत एक्टिव हो चुके थे, और सेकंड था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस अब काफी मेजर सिटीज और टाउन्स में भी थी। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के आने से पहले कोई मूवमेंट नहीं चल रही थी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1907 तक चल रही थी। इसमें काफी मोस्टली मिडिल क्लास को अपील की जा रही थी। इस मूवमेंट के मेजर लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पॉल, जो कि बंगाल से थे, और लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से थे। इन तीनों को लाल, बाल और पाल भी कहा जाता है। ये एक्सट्रीमिस्ट थे।
गांधी जी अपने पॉलिटिकल मेंटोर कहते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, और इन्हीं की एडवाइस पे गांधी जी को उन्होंने कहा कि आप पूरा 1 साल ट्रैवल करो ब्रिटिश लैंड में, क्योंकि आप काफी टाइम बाद आए हो तो आपको पता नहीं है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या चीजों से सफर कर रहे हैं। तो जमीनी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए आप टूर करो पूरे ब्रिटिश इंडिया का। गांधी जी की फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस हुई जब BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के टाइम पे। ये हुई फरवरी 1916 में। फरवरी 1916 में जो ये इवेंट हो रहा था, इसमें वो सब लोग प्रेजेंट थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए डोनेशन दिया था। काफी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस भी प्रेजेंट थे। इन सब नामी लोगों के आगे गांधी जी को कंपैरेटिवली अभी कोई जानता नहीं था। जब गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने बोला, तो गांधी जी ने ये कहा कि अमीरों को लेबरिंग क्लास के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको कंसर्न होना चाहिए इनका। एनुअल कांग्रेस की मीटिंग हुई लखनऊ 1916 में। इस टाइम पे गांधी जी के पास एक किसान आए जो कि चंपारण से थे, बिहार। उन्होंने कहा कि वहां के जो किसान हैं उनके साथ ब्रिटिशर्स बहुत हार्श ट्रीटमेंट करते हैं, स्पेशली जो इंडिगो प्लांटर्स हैं। तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए और वहां के पेजेंट्स की ये मांग थी कि उन्हें फ्रीडम मिले कि वो अपनी मर्जी के क्रॉप्स ग्रो कर पाएं। इसके बाद 1918 में गांधी जी ने गुजरात, जो कि उनका होम टाउन था, होम स्टेट, वहां से उन्होंने 2 मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हुए, 2 कैंपेन्स में। पहला था अहमदाबाद में, जहां के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स चाहते थे कि उनकी कंडीशंस थोड़ी बेटर हों, वहां की वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी। और दूसरा था पेजेंट्स ऑफ खेड़ा, वहां के किसान ये चाहते थे कि उनकी फसलें खराब हो चुकी थी, फेल हो गई थी, तो उन लोगों को टैक्स में थोड़ी तो माफी मिलनी चाहिए। आप देख सकते हो ये पूरा चैप्टर डेट से रिलेटेड है। 1915 में गांधी जी आए, 1916 में उनकी पब्लिक अपीयरेंस, 1917 में उन्होंने चंपारण मूवमेंट में पार्ट लिया, 1918 में उन्होंने 2 मूवमेंट्स में पार्ट लिया। अगर आपको डेट्स नहीं भी याद होती तो आप इन इवेंट्स को ऑर्डर में ही याद करने की कोशिश करना, ताकि एटलीस्ट आप आंसर लिखते हुए आपकी थ्योरी और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अब 1914 से 18 में ग्रेट वॉर भी चल रहा था। इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंस्टीट्यूटेड सेंसरशिप ऑन द प्रेस। इसका मतलब कि अब जो भी छपेगा वो पहले ब्रिटिशर्स की मंजूरी से ही छपेगा। और दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स ने परमिट कर दिया कि बिना ट्रायल के, कोर्ट ले जाके कोर्ट में केस हो, इन सब के ट्रायल के बिना आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो, मतलब उसको जेलों में डाल सकते हो। अब कमेटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रॉलेट थी एक। उनके रिकमेंडेशन पे काफी टफ मेजर्स कंटिन्यू किए गए ब्रिटिशर्स ने, और इनके रिस्पांस में गांधी जी ने पूरे कंट्री वाइड कैंपेन किया अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भी इनके नाम से ही पड़ा था। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने कैंपेन किया। प्रोटेस्ट्स पर्टिकुलरली पंजाब में सबसे ज्यादा था। इसकी वजह थी कि पंजाब के काफी सारे मेन ने ब्रिटिश साइड से वॉर में लड़ाई की थी। उनको एक्सपेक्टेड था कि उन्हें कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बदले में उन्हें रॉलेट एक्ट दे दिया गया था। इसके तहत ये हुआ कि गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, उन्हें पंजाब नहीं जाने दिया, और काफी प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन को भी अरेस्ट कर लिया। सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब तब हुई जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को लोग बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पे ब्रिटिश के ब्रिगेडियर, जो कि जनरल डायर थे, उन्होंने ट्रूप्स यानी कि आम लोगों पे गोलियां बरसा दी। लगभग 400 लोग, उनसे भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई जलियांवाला बाग मैसेकर में। इस इवेंट के कारण लोगों में काफी गुस्सा उठा और रॉलेट सत्याग्रह में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और यही वो सत्याग्रह था जहां से गांधी जी एक ट्रू नेशनल लीडर के तौर से उभरे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल की। नॉन कॉपरेशन मतलब अब ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना, उनके स्कूल्स नहीं जाने, कॉलेजेस नहीं जाने, कोर्ट्स नहीं अटेंड करने, उनको टैक्सेस नहीं पे करने, बिल्कुल ब्रिटिशर्स के साथ नो कॉपरेशन। गांधी जी ने होप किया कि अगर वो नॉन कॉपरेशन के साथ खिलाफत को ऐड कर देंगे तो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों इकट्ठे हो जाएंगे इस मूवमेंट में। स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही थी।
लॉयर्स ने कोर्ट अटेंड करने बंद कर दिए। हिल ट्राइब्स जो नॉर्दर्न आंध्रा में थी उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया। फार्मर्स इन आंध्रा ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। फरवरी 1922 में अब चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट एक वायलेंट इंसिडेंट था। उसके बाद गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, नॉन कॉपरेशन को। एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे काफी सारे इंडियंस को जेल में भी डाल दिया गया था। मार्च 1922 में गांधी जी ने खुद को भी अरेस्ट करा दिया। गांधी जी सिंपल धोती पहनते थे, वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम चरखा चलाया करते थे और वो लोगों को भी एनकरेज करते थे कि तुम भी चरखा चलाओ। उनकी कोशिश रहती थी कि जो कास्ट सिस्टम है, गरीब अमीर है, उसके बीच का गैप ब्रेक किया जा सके। अब कांग्रेस की नई ब्रांचेस सेटअप हुई अलग अलग पार्ट्स में, प्रजा मंडल एस्टैब्लिश हुए। जो मेन काम उनका ये था कि वो नेशनलिस्ट क्रीड जो प्रिंसली स्टेट है वहां पे उन्हें बढ़ाएं। गांधी जी ने एनकरेज किया कि अपनी मदर टंग मातृभाषा में बात करो, इंग्लिश में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी प्रिजन से फरवरी 1924 में रिलीज हुए। इसके बाद उन्होंने बेसिकली सारा फोकस सोशल काम पे करना शुरू किया। गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया, अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो, इन सब चीजों पे अब वो फोकस करने लगे। सॉल्ट सत्याग्रह, जैसे कि हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद जब गांधी जी को जेल से रिलीज किया गया, उसके बाद वो मोस्टली सोशल रिफॉर्म के काम कर रहे थे। ऑल इंडिया कैंपेन चल रहा था जो कि अपोज कर रहा था व्हाइट साइमन कमीशन को। ये इसीलिए अपोज किया जा रहा था क्योंकि साइमन कमीशन बनी थी इंडियंस की प्रॉब्लम्स देखने के लिए, लेकिन इसमें कोई इंडियन था ही नहीं। तो लोग चाहते थे कि ये कमीशन ना सेटअप हो, इसको वापस भेजा जाए। दिसंबर 1929 के एंड में कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ लाहौर में। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था दो वजह से। पहला था कि जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट और दूसरा था प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 29 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तौर से ऑब्जर्व किया गया। अलग अलग जगहों पे लोगों ने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया। दांडी, जैसे ही इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व हुआ उसके बाद गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो एक मार्च करेंगे टू ब्रेक सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला लॉ जो कि था सॉल्ट से रिलेटेड। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब हिंदू मुसलमान हर घर में नमक तो यूज होता ही है। तो इससे कोशिश थी गांधी जी की ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी मूवमेंट में पार्ट लें और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हों। गांधी जी ने इस मूवमेंट की पहले ही एडवांस नोटिस सॉल्ट मार्च का लॉर्ड वायसरॉय आर्विन को दे दिया था, लेकिन उनको लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग इनके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस मूवमेंट में। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से शुरू किया सॉल्ट मार्च का। 2 हफ्ते तक, लगभग 3 हफ्ते तक उन्हें लगे अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। उन्होंने हाथ पानी में डाल के एक मुट्ठी पूरा नमक निकाला एंड इस तरीके से उन्होंने उस लॉ को ब्रेक किया। अलग अलग जगहों पे भी इस तरीके से सॉल्ट मार्चेस निकाली गई। सॉल्ट मार्च 3 रीजंस के कारण बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला कि इस मार्च से गांधी जी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली। इस मूवमेंट को यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने कवर किया, मतलब ये वहां पे भी छपा होगा। दूसरा, इस मूवमेंट में वुमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और तीसरा मूवमेंट ये था कि इस सॉल्ट मार्च से ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि अगर वो रहना चाहते हैं इंडिया में हमेशा तो उनको कुछ पावर्स तो इंडियंस को भी देनी पड़ेंगी, नहीं तो ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1930 में। गांधी जी को जेल से जनवरी 1931 में रिलीज किया गया। गांधी आयरन पैक्ट हुआ, उसमें ये देखा गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने कॉल ऑफ कर ली। उसके बदले सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लेटर पार्ट ऑफ 1931 में। गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और कांग्रेस ये क्लेम कर रही थी कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनके अलावा 3 और पार्टीज भी वहां पे थी। पहले मुस्लिम लीग, वो कह रही थी कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा प्रिंसेस
वो वहां पे ये क्लेम कर रहे थे कि कांग्रेस का कोई रोल नहीं है उनकी टेरिटरीज में, तो वो खुद को खुद ही रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा B.R. अम्बेडकर, वो ये कहते थे कि कांग्रेस जो है वो लोअर कास्ट को लेके बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, और गांधी जी और कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है लोअर कास्ट से, तो वो उनको रिप्रेजेंट करने आए थे। कॉन्फ्रेंस जो हुई लंदन में वो इनकंक्लूसिव रही, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। गांधी जी ने लंदन से वापस आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से शुरू कर दिया। 1931 में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। ये नया एक्ट था, ये प्रॉमिस कर रहा था कि अब इंडियंस को भी कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। 2 साल बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई। 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीती। सितंबर 1939 में 2 साल बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने एज्यूम किया ऑफिस, और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। 1940 और 1941 में कांग्रेस अलग अलग जगहों पे इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह कर रही थी। इसका मेन पर्पस ये था कि वो ब्रिटिशर्स को ये चाहती थी कि वो उन्हें प्रॉमिस करें कि इस वॉर के बाद उन्हें आज़ादी दी जाएगी। इसके टाइम में ही मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि डिमांडिंग कि उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं। अब इस टाइम पे सिचुएशन ये हो चुकी थी कि इंडिया वर्सेस ब्रिटेन नहीं रह गया था, अब ये कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग एंड ब्रिटेन, ये 3 वे स्ट्रगल हो चुकी थी। चर्चिल ने कोशिश की, उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को इंडिया, और कोशिश की कि वो गांधी जी और कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सके, लेकिन वो मिशन फेल हो गया था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद गांधी जी ने 3rd मेजर मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया, जो कि थी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये शुरू हुई अगस्त 1942 में। गांधी जी को ऑल्दो जेल कर दिया गया, लेकिन यूथ एक्टिविस्ट्स ने बढ़ चढ़ के पूरे देश में स्ट्राइक्स की। 1944 में जब वॉर खत्म होने लगा, गांधी जी को रिलीज कर दिया प्रिजन से। 1945 में लेबर गवर्नमेंट जब पावर में आई ब्रिटेन में, तो उन्होंने कमिट किया कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे। 1946 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, जिसमें कांग्रेस जीती, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में मुस्लिम लीग जीती। कैबिनेट मिशन समर 1946 में सेंड किया गया। इस मिशन को इसलिए भेजा गया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कुछ सेटलमेंट कराई जा सके, लेकिन वो फेल हो गई। टॉक्स ब्रोक आउट, जिन्हा कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को बोला गया था, एंड उस दिन काफी दंगे हुए कलकत्ता में, काफी ब्लडी रायट्स हुए थे। फरवरी 1947 में अब नए वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। उन्होंने एक आखिरी बार कोशिश की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ बात हो सके, लेकिन उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। फाइनली ये अनाउंस किया गया कि ब्रिटिश इंडिया अब आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इसके डिवीजन होगा, यानी कि अब इंडिया पाकिस्तान 2 हिस्से होंगे। 15 अगस्त डिसाइड की गई वो डेट जब पावर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लास्ट हीरोइक डेज, महात्मा गांधी जब 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी मना रहा था, तब वो कलकत्ता में उन्होंने ना किसी फंक्शन में या किसी होस्ट ऑफ अ फ्लैग में पार्टिसिपेट किया, रादर वो 24 आवर्स का फास्ट कर रहे थे उस दिन। गांधी जी और नेहरू की ये इनिशिएटिव था कि माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएं, और 2 नेशन थ्योरी वो नहीं चाहते थे कि 2 देश बने, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि पार्टीशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। 30 जनवरी को गांधी जी अपनी नॉर्मल डेली प्रेयर करके आ रहे थे, तो उनको गोली मार दी गई। जिसने मारी थी उनका नाम था नथुराम गोडसे। नोइंग गांधी जी, अब हमें गांधी जी के बारे में इतना कुछ पता है कि वो 1915 में आए, फिर उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उनकी पब्लिक अपीयरेंस के बारे में पता चला हमें पता चला कि कैसे वो जेल में रहते थे, बट उनके आइडियाज पब्लिकली स्प्रेड हो रहे थे, लोग फिर भी उनको फॉलो कर रहे थे। इतना कुछ हमें गांधी जी के बारे में कैसे पता चलता है? पब्लिक वॉइसेस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, जो गांधी जी
स्पीचेस दिया करते थे, उनसे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। काफ़ी सारे लेटर्स लिखे गए हैं, उन लेटर्स के थ्रू भी हमें पता चलता है। लेटर्स इंडिविजुअल को लिखे जा सकते हैं या पब्लिक को लिखे जा सकते हैं, लेकिन कितनी बार जो काफ़ी पॉपुलर लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि वो जो लेटर इंडिविजुअल को लिख रहे हैं वो पब्लिकली भी छप सकता है। तो उस अवेयरनेस से ही लैंग्वेज लिखी जाती है कि कल को अगर वो पब्लिकली छप जाए तो उसकी लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हमें डिफरेंस रखना चाहिए कि कुछ पब्लिकली लेटर्स होते हैं, कुछ स्पीचेस होती हैं जो सबके लिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के लिए कहे जाते हैं। जो प्राइवेट लेटर्स होते हैं वो हमें उस इंसान की प्राइवेट थॉट्स, जो उनकी इंडिविजुअली वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में बताता है। महात्मा गांधी रेगुलरली एक जर्नल पब्लिश करते थे हरिजन के नाम से, जिनमें लेटर्स जो और लोग उनको लिखते थे उनको वो पब्लिश किया करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स को पब्लिश किया था, जो कि गांधी जी और उनके बीच में जब वो नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस टाइम पे जो उनकी बात होती थी उसके रिलेटेड थे। ऑटोबायोग्राफीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी डिटेल में ह्यूमन लाइफ के बारे में पता चलता है, लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए उनको पढ़ते हुए और उनसे मीनिंग निकालते हुए। न्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उस वक्त का। क्योंकि वो ना ही सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश होती थी, पर अलग अलग जो हमारी रीजन्स की लैंग्वेजेस हैं उनमें भी पब्लिश की जाती थी। हर रिपोर्टर गांधी जी के एक्शंस को रिपोर्ट करता था, ध्यान देता था, और हमें न्यूज़पेपर के थ्रू ये भी पता चलता है कि उस टाइम के ऑर्डिनरी लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। न्यूज़पेपर्स पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसे पब्लिश कर रहा है वो इंसान के खुद के भी पॉलिटिकल ओपिनियन है और उनके थ्रू ही वो उस आर्टिकल को लिख रहा है या किसी भी स्टोरी को वो छाप रहा है। जैसे कि अगर कोई इवेंट होता है, जैसे सपोज आप 1857 का रिवोल्ट ही ले लो, उसके बारे में अगर लंदन की न्यूज़पेपर में छापा गया होगा तो वो बहुत अलग तरीके से लिखा गया होगा, और जब एक इंडियन नेशनलिस्ट पेपर ने उसके बारे में लिखा होगा तो बहुत अलग तरीके से पब्लिश किया होगा। तो इसीलिए हमें सारे के सारे सोर्सेज को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आप सारे की सारी टाइमलाइंस को सीक्वेंस में याद रखें। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड 50 इम्पॉर्टेंट MCQ की वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाइनटीन 47 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस इंडिपेंडेंस के साथ कुछ वायलेंस और ब्रुटैलिटी भी थी, वो थी पार्टीशन की। अब इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान उस वक्त वेस्टर्न एंड ईस्टर्न विंग्स पे था, जो कि आज बांग्लादेश बन चुका है एक हिस्सा। थाउजेंड्स ऑफ लाइफ सफ़र हुई थी ड्रामेटिक। पार्टीशन और होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का क्या मतलब होता है? होलोकॉस्ट बेसिकली एक टर्म है जो हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। जर्मनी में जो हिटलर ने इतना मैसिव मैसेकर इंसिडेंट्स हुए थे, उसके लिए होलोकॉस्ट टर्म यूज़ की जाती है। वायलेंस हुआ था क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, ना जाने कितनी वुमेन वर रेप्ड एंड एब्डक्टेड। काफ़ी इतने सारे लोग ऐसे थे जिनको अपने घर छोड़ के अब वो रिफ्यूजीज बन चुके थे। 2 लाख से 5 लाख तक पीपल, ये भी गेस किया जाता है, कैजुअलिटीज हुई। हमें पता भी नहीं है कितने लोगों के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी उस वक्त। प्रोबेबली 15 मिलियन लोग ऐसे थे जो इंडिया पाकिस्तान के जो सेपरेशन के बॉर्डर्स थे वहाँ एक से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे।
कुछ लोग इसको मार्शल लॉ, यानी कि जो मार्शल लॉ ब्रिटिश इम्पोज करता था, उनको लगा कि कोई ऐसा लॉ इम्पोज हो गया है, मारा मारी, रोला हुल्लर, क्योंकि लोगों को लगा कि जैसे कोई लॉ इम्पोज हो गया हो। ब्रिटिशर्स तो जा रहे थे, लेकिन उनको लगा कि कुछ ऐसा हुआ होगा। पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स। इंडिया हेटर्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हेटर्स इन इंडिया, ये सब प्रोडक्ट पार्टीशन का है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स की लॉयल्टी पाकिस्तान के तरफ ज़्यादा है। स्टीरियोटाइप्स की बात करें तो ये माना जाता है कि मुस्लिम्स क्रूअल हैं, अनक्लीन हैं, वो डिसेंडर्स ऑफ इन्वेडर्स हैं, जबकि हिंदूज बहुत काइंड, लिबरल, प्योर हैं, चिल्ड्रन ऑफ इन्वेडेड हैं। R.M. मॉर्फी ने ये बताया कि पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरीके के स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं। जैसे अगर आप हिंदूज या फिर मुस्लिम्स में हमारे यहाँ, इसी तरीके से पाकिस्तानीज ये फील करते हैं कि मुस्लिम्स फेयर हैं, ब्रेव हैं, और हिंदूज बदले में डार्क हैं, कावर्ड हैं, तो वेजिटेरियन हैं और ये मीट ईटर्स हैं। तो इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान दोनों जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। Why and how did partition happen? Some historians think कि इंडिया एंड पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी के बेस पे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स की टू सेपरेट नेशन होने चाहिए, वहाँ से शुरू हुआ था। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि पार्टीशन बेसिकली नतीजा है जो 20th सेंचुरी में पॉलिटिक्स में चीज़ें चल रही थी। मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे। फाइनली 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट किया गया। 1919 में वो एक्सपैंड हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट मेंट कि जो मुस्लिम्स हैं वो ही अपने जो मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं वहाँ पे रिजर्व हो गई थी उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 1920s और अर्ली 1930s में टेंशन बढ़ गई। मुस्लिम्स एंगर्ड बिकॉज ऑफ म्यूजिक बिफोर मॉस्क। काउ प्रोटेक्शन हो रही थी। आर्य समाज एफर्ट्स कर रहा था कि जो हिंदूज कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में वो वापस हिंदू बन जाएं, और बदले में हिंदूज भी एंगर्ड थे मुस्लिम से रैपिड स्प्रेड ऑफ तबलिग एंड तंजिम, जो कि 1923 के बाद शुरू हुआ था। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म ये मीन करता है कि जो पॉलिटिक्स है वो ये सीख करती है कि एक कम्युनिटी किसी एक रिलीजन आइडेंटिटी की तरफ दूसरी की तरफ हॉस्टाइल है, इसे कहते हैं कम्युनलिज्म। 1937 में इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, उसमें 10 to 12% ऑफ पॉपुलेशन ने वोट इंजॉय किया, उन्होंने वोट किया। कांग्रेस जीत गई 5 out of 11 प्रोविंसेस। 7 में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, और जो मुस्लिम रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ पे मुस्लिम लीग ने बहुत बैडली परफॉर्म किया। लाइक कांग्रेस ने भी बैडली परफॉर्म किया और मुस्लिम लीग ने भी पुअरली परफॉर्म किया। 4.4% ऑफ टोटल मुस्लिम्स कास्ट वोट इन द इलेक्शन। लीग फेल्ड टू विन सिंगल सीट इन नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, जहाँ पे वो कहते थे कि मुस्लिम की मेजॉरिटी है, एंड कुड कैप्चर ओनली 2 out of 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंजाब एंड 3 out of 33 इन सिंध। मतलब अगर आपको 2 सीट मिल रही हैं सिर्फ 84 में से, या 3 सीट मिल रही हैं 33 में से, इसका मतलब कि आप पॉपुलर नहीं हो। यूनाइटेड प्रोविंसेस द मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म अ जॉइंट गवर्नमेंट विद कांग्रेस। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जीते हो, या फिर आप जहाँ पे, जैसे हमने देखा कि कुछ एरियाज में कांग्रेस ने भी बैडली परफॉर्म किया और मुस्लिम लीग ने भी बैडली परफॉर्म किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोनों मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम्स को मेजॉरिटी नहीं मिली और कांग्रेस को मेजॉरिटी थी, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ गवर्नमेंट क्यों बनाएं जब हमें मेजॉरिटी मिली है। अब कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये जो रिजेक्शन कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग को, इसने ये फील कराया लीग को कि अगर इंडिया एक रहा तो मुस्लिम्स की माइनॉरिटी के कारण वो कभी पॉलिटिकल पावर में आ ही नहीं पाएंगे। मुस्लिम पार्टी ये चाहती थी, एज्यूम्ड ऑफ कोर्स, कि वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो एसेंशियली हिंदू पार्टी है, और जिन्हा ने ये इंसिस्ट किया कि लीग को एक सोल स्पोक्स पर्सन के फॉर्म में बनाया जाए कि वो मुस्लिम के हित में बोलती है।
द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान डिमांड वॉज फॉर्मलाइज ग्रेजुअली। अब देखो पाकिस्तान की फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई। मार्च 23, 1940 में ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा। मुस्लिम सिर्फ ये चाहते थे, वो डिमांड क्या कर रहे थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में उनको ऑटोनॉमी मिल जाए। रेजोल्यूशन नेवर मेंशन्ड पार्टीशन और पाकिस्तान। इनफैक्ट सिकंदर हयात खान, जो कि पंजाब प्रीमियम एंड लीडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी थे, उन्होंने ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर्ड अपनी स्पीच में, जो उन्होंने 1 मार्च 1941 में दी, कि वो अपोज करते हैं पाकिस्तान का आइडिया कि मुस्लिम राज एक तरफ होगा और हिंदू राज दूसरी तरफ होगा। ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि 1941 तक भी ऐसा कोई पाकिस्तान का मेजर डिमांड उठ नहीं रही थी। Origins of Pakistan demands have been traced back from the Urdu poet मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा है। The presidential address to the Muslim League in 1930, the poet spoke the need of Northwest Indian Muslim state. इकबाल ने however did not visualize कि एक नई कंट्री इमर्ज होगी। उन्होंने भी देखो मुस्लिम स्टेट मेंशन किया है कि एक स्टेट बन जाए, वो एक नई कंट्री को नहीं एज्यूम कर रहे थे अपनी स्पीच में। द सर्डन ऑफ पार्टीशन। नाउ इफ यू सी दैट लीग इटसेल्फ वाज वेग। उनको खुद नहीं पता था 1940 में कि वो पाकिस्तान की डिमांड कर देंगे, लेकिन अगले 7 साल में ही मुस्लिम मेजॉरिटी ऑटोनॉमी से उनकी डिमांड पार्टीशन पे आ गई थी। किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान का क्रिएशन किस तरीके का होगा, लोगों की लाइफ किस तरीके की होगी। जो लोग 1947 में पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ रहे थे या जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, उनको लगा कि ये सिर्फ कुछ टाइम की लड़ाई है, शांत हो जाएगी और वो वापस जा पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। Initially, Muslim leaders also didn't seriously raise the demand of Pakistan. जिन्हा himself may have seen Pakistan idea as a bargaining counter. उनको लगा होगा कि अगर मैं बहुत बड़ी चीज मांगूंगा तो कम से कम मुझे कुछ छोटा, यानी कि जो वो बेसिकली चाहते थे ऑटोनॉमी, वो तो मिल ही जाएगी। अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे ब्रिटिशर्स का सारा फोकस था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बात करेंगे। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट इतनी स्ट्रांगली चल रही थी कि ब्रिटिशर्स को अपनी नीज पे लाके खड़ा कर दिया था। डायलॉग शुरू हुआ। इंडियन पार्टीज ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरीके से होगी। ब्रिटिशर्स तैयार हो गए कि ठीक है, हम आपको आज़ादी देंगे, लेकिन पावर किस तरीके से ट्रांसफर होगी। प्रोविंशियल इलेक्शंस 1946 में हुए। कांग्रेस जीती। 91.3% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास आया, लेकिन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम लीग थी, उसने सक्सेसफुल किया किन सीट्स पे जो मुस्लिम के लिए रिजर्व थी। 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती मुस्लिम लीग। 86.6% ऑफ मुस्लिम लोग, मुस्लिम वोट एंड 442 आउट ऑफ 509 सीट्स प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग को मिली। कहाँ पहले सिर्फ 2 या 3 सीट मिल रही थी और आज उनको 442 सीट्स मिली, यानी कि अब मुस्लिम लीग पॉपुलर थी। लेट 1946 में लीग ने डोमिनेंट पार्टी अमंग मुस्लिम वोटर्स एस्टैब्लिश किया अपने आप को। अब देखा जाए तो अबाउट 10 to 12% ऑफ पॉपुलेशन ही राइट टू वोट एंजॉय करती थी प्रोविंशियल इलेक्शंस में, और सेंट्रल असेंबली में तो सिर्फ 1% ही इलेक्शंस में वोट डालते थे। द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर्स को भेजा दिल्ली टू एग्जामिन कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क किस तरीके का होगा एक आज़ाद इंडिया का। कैबिनेट मिशन ने पूरे इंडिया को टूर किया लगभग 3 महीने तक, और ये रेकमेंड किया कि 3 टायर कन्फेडरेशन होनी चाहिए। उस 3 टायर में क्या था कि सेक्शन ए होगा हिंदू मेजॉरिटी, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, जो कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न में होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है ये अब बांग्लादेश बन चुका है, पर उस वक्त यही डिसाइड हुआ था कि ये 2 हिस्से होंगे जो मुस्लिम मेजॉरिटी के होंगे। इसमें असम को भी इंक्लूड किया गया था उस वक्त, जो कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी।
इनिशियली सारी मेजर पार्टीज ने इस सेक्शंस को यानी कि ए बी सी को एक्सेप्ट करा, लेकिन कुछ टाइम के बाद लीग चाहती थी कि ये बी और सी सेक्शन जो हैं ये कंपल्सरी कर दिए जाएं। और उसी तरफ कांग्रेस ये चाहती थी कि जो प्रोविंसेस में जहाँ पे जॉइंट को राइट दिया गया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। और इस तरीके से दोनों पार्टीज ही जो रिकमेंडेशन था उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। अल्टीमेटली नाइदर द लीग नॉर द कांग्रेस एग्रीड विद द कैबिनेट मिशन प्रपोजल। तो अब ये देखा गया कि मोर और लेस कांग्रेस लीडर्स ये एग्री कर रहे थे कि पार्टीशन होगा और लीग तो चाहती ही थी। महात्मा गांधी एंड खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ये दो ही ऐसे थे जो फर्मली अपोज कर रहे थे कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, टुवर्ड्स पार्टीशन। After withdrawing its support to the cabinet mission plan, Muslim League decided Direct Action Day. Direct Action Day 16 अगस्त 1946 को अनाउंस किया गया और उसमें काफ़ी दंगे हुए कलकत्ता में, काफ़ी दिनों तक हुए और काफ़ी सारे लोग, लगभग 1000 पीपल उसमें उनकी डेथ हो गई। मार्च में 1947 में वायलेंस नॉर्दर्न इंडिया में भी स्प्रेड हो गया। मार्च में कांग्रेस हाई डिमांड वोटेड फॉर डिवाइडिंग पंजाब इनटू 2 हाफ्स। जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उस हिस्से को पाकिस्तान को दिया जाए और जिस हिस्से में हिंदू और सिख मेजॉरिटी है उस हिस्से को इंडिया का हिस्सा बनाया जाए। तो पंजाब के 2 हिस्से करे जाएंगे ये डिसाइड किया गया और सिमिलरली बंगाल के भी 2 हिस्से किए जाएं। द विड्रॉ ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, द ब्लड बाथ कंटिन्यूड। मार्च 1947 से तो दंगे शुरू हो गए थे। सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस अब कोलैप्स हो चुकी थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बड़े बड़े जो लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सबको बोला कि आप लोगों को कांटेक्ट करो एंड सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। किसी को नहीं पता था कि अथॉरिटी और पावर 2 अलग अलग कंट्रीज किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। सारे के सारे टॉप लीडर्स बिजी थे नेगोशिएशंस करने में इंडिपेंडेंस की, तो महात्मा गांधी ही इकलौते थे जो उस वक्त लोगों के बीच में जा रहे थे कि वायलेंस ना करो। ब्रिटिशर्स बिजी थे कि उनको अब इंडिया छोड़ना था, तो वो उसमें बिजी थे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि जो इंडियन सोल्जर्स थे और पुलिसमैन थे वो अपने आप को अब हिंदू, मुस्लिम और सिख के तौर से देखने लग गए। तो कम्युनल टेंशन यानी कि रिलीजन्स के बीच में टेंशन, हिंदू, मुस्लिम, सिख के बीच में जो टेंशन थी वो बहुत बढ़ चुकी थी। 77 ईयर्स के गांधी जी ने डिसाइड किया कि उनको, लोगों को जो नॉन वायलेंस का तरीका है जिससे उनको फाइनली आज़ादी मिलने वाली है, उसको उनको लोगों को जाके फिर से उनके दिलों में ये बात को जगाना पड़ेगा। अलग अलग विलेजेस जो ईस्ट बंगाल की थी, इवन कलकत्ता, दिल्ली, वो आए और उन्होंने मना किया हिंदूज और मुस्लिम्स को कि वो एक दूसरे को ना मारे। और जहाँ पे हिंदूज की माइनॉरिटी है या जहाँ पे मुस्लिम्स की माइनॉरिटी है, उन्होंने मेजॉरिटीज को समझाया कि आप माइनॉरिटी को मत मारो। जेंडरिंग पार्टीशन, स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि ये एक्सपीरियंस सबके लिए बुरा था, पर सबसे ज़्यादा बुरा वुमेन के लिए था। ना जाने कितनी वुमेन को रेप, एब्डक्ट और सोल्ड किया गया। कितनी सारी वुमेन को एक नए इन्वायरमेंट में सेटल होना पड़ा, अननोन सर्कमस्टांसेस, एक नई फैमिली में उनको सेटल होना पड़ता था। 30,000 वुमेन रिकवर हुई थी ओवरऑल, इसमें से 22,000 मुस्लिम वुमेन थी इंडिया में और 8,000 हिंदू और सिख वुमेन थी पाकिस्तान में। इस ऑपरेशन को 1954 में एंड किया गया। प्रिजर्विंग ऑनर, काफ़ी बार मेन इस फियर से कि वुमेन, उनकी वाइफ, डॉटर या सिस्टर एनिमी के हाथ ना आ जाएं, वो खुद ही वुमेन को मार दिया करते थे। उर्वशी बुटालिया, उन्होंने अपनी बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में ये लिखा है कि कितनी बार ड्यूरिंग पार्टीशन सिख विलेज में 90 वुमेन ने खुद वॉलंटरली जंप करा कि वो एनिमी के हैंड्स में ना आए, इससे भले वो खुद की ही जान ले लें, तो उन्होंने खुद को ही मार दिया। रीजनल वेरिएशंस, अब पार्टीशन का सबसे ज़्यादा ब्लडी और डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट पंजाब में हुआ था। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हिंदूज एंड सिख्स ईस्टवर्ड इनटू इंडिया एंड वेस्ट पंजाब, ऑलमोस्ट ऑल पंजाबी स्पीकिंग मुस्लिम्स पाकिस्तान में चले गए एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 years, ये सब 1946 से 1948 में हुआ। काफ़ी मुस्लिम फैमिलीज जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद में, जो कि आंध्र प्रदेश में आज, वहाँ पे रहती थी, वो माइग्रेट कर गई पाकिस्तान।
मोस्ट ऑफ द उर्दू स्पीकिंग पीपल वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, स्पेशली इन रीजन्स ऑफ सिंध। अब जैसे पंजाब में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बंगाल का भी कुछ इसी तरीके से हुआ था, पर पंजाब में प्रॉपर डिवीजन हुआ। बंगाल में ये था कि जो बंगाली पॉपुलेशन जो हिंदूज थे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में रहना भी एक्सेप्ट किया, और जो बंगाली मुस्लिम्स थे उन्होंने वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया में ही रहना भी एक्सेप्ट किया। बंगाली मुस्लिम्स जो कि ईस्ट पाकिस्तानीज, उन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, और इसी कारण से उन्होंने पाकिस्तान से ब्रेक करने का डिसीजन लिया, और फाइनली बांग्लादेश क्रिएट हुआ 1971 से 72 में। हेल्प ह्यूमैनिटी एंड हार्मनी। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि काफ़ी सारी स्टोरीज पता चलती हैं हमें कि कैसे उस टाइम पे कितने सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। एक एग्जाम्पल ये मिलता है कि खुशदेव सिंह जो कि एक सिख डॉक्टर थे, वो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज थे, वो धर्मपुर में पोस्टेड थे, और वो उस वक्त ना ही सिर्फ सिख हिंदू बल्कि मुस्लिम हर इंसान का ट्रीटमेंट कर रहे थे। ओरल टेस्टिमनीज एंड हिस्ट्रीज। ओरल नरेटिव्स यानी कि जो मेमोरीज, डायरीज, फैमिली हिस्ट्रीज जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया, जब वो अपनी बात आपको खुद बताते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होती है हमें ये बताने के लिए कि ऑर्डिनरी लोगों के साथ उस वक्त कैसा हो रहा था। मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी आंखों से पार्टीशन को देखा, उन्होंने उसे सफ़र किया, तो वो जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि 1947 में जब ये हो रहा था तो लोगों को लगा कि कोई मार्शल लॉ लग गया, या फिर लोगों को लगा कि कुछ टाइम की लड़ाई है, हम वापस अपने घर जा पाएंगे। तो ये सब हमें ओरल टेस्टिमनी से ही पता चलता है। इससे ये हिस्टोरियंस को हेल्प करता है कि लोगों के साथ उस वक्त क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे पार्टीशन में। गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे हमें ये इंफॉर्मेशंस नहीं पता चल सकती। ओरल हिस्ट्री से हमें जो पुअर पावरलेस लोग हैं वो किस तरीके से रह रहे थे, क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो पता चलता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर से ये पता चल जाएगा कि उस वक्त के लीडर्स जो रिच फैमिली थी वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे। आपको ये सब टेप्स में या फिर उनके न्यूज़पेपर्स में, लेटर्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल जो पुअर या पावरलेस लोग हैं वो डायरीज या ज़्यादा रिटन रिकॉर्ड्स नहीं लिखते अपने डेली। ये सिर्फ टॉप लीडर्स या जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं वही लोग करते हैं। तो ओरल हिस्ट्री हमें हेल्प करती है उन लोगों के लाइव एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने जिए उनको पता लगाने में। कुछ हिस्टोरियंस अभी भी ओरल टेस्टिमनीज को लेके स्केप्टिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओरल डेटा होता है वो कंक्रीट नहीं होता, मतलब एक ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी में नहीं होता। लोगों को कुछ इंसिडेंसेस बीच में भूल जाते हैं या वो कुछ बातें आगे पीछे कर देते हैं, तो इस कारण से वो ऑर्डर में नहीं होता डेटा। दूसरा रीज़न ये है कि वो हर इंसान के लिए अपना अलग एक्सपीरियंस है, वो बहुत जनरल नहीं होता, इसीलिए हम लार्ज पिक्चर नहीं क्रिएट कर सकते। अब एक जगह पे इंडिया के पाकिस्तान के पार्टीशन में मिलियंस ऑफ लोगों ने उस चीज़ को सफ़र किया, हर इंसान का अपना अलग एक्सपीरियंस था, तो आप उससे ओवरऑल हिस्ट्री नहीं निकाल सकते। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो ओरल अकाउंट्स हैं वो एक स्मॉल इंडिविजुअल के हैं, और क्योंकि वक्त के साथ मेमोरी फेड होती जाती है, जो बातें इतनी इंपॉर्टेंट उनको नहीं लगती वो भूलते जाते हैं। सिर्फ मेजर इवेंट्स जो उनको लगता है कि इंडिविजुअल को, वही वो याद रखता है। तो एक लार्जर प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री के लिए वो बहुत रेलिवेंट नहीं होता। ओरल हिस्ट्रीज एक्चुअल एक्सपीरियंसेस और कंस्ट्रक्टेड मेमोरीज, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के चीज़ें भी बताते हैं कि रूमर्स फैल गए, उस वक्त ऐसा हुआ, और वो बात बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या एक्चुअल में सच था और क्या बनाया गया, ये बात में भी डिफरेंस करना मुश्किल है। तो इसीलिए हर फाइनल एनालिसिस तब किया जाता है जो जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हों, ओरल टेस्टिमनीज हों, न्यूज़पेपर्स में अकाउंट्स हों, लेटर्स हों, किसी भी चीज़ को, सारी चीज़ों को इकट्ठे मिला के फिर फाइनल एनालिसिस किया जाता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। इसमें हमने उस वक्त की क्या पॉलिटिक्स थी, लोगों की मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, इस सब को डिस्कस किया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। वो आपको इस चैप्टर को रिवाइज करा देगी और आपको
पॉइंट्स और फिगर्स को अच्छे से याद करने में भी हेल्प करेगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 50 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप वो चेक करना चाहें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1915 में। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी और हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग वर्ग रहते हैं, तो उन सबके राइट्स को ध्यान रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिसंबर 1946 से 1949 नवंबर 1949 के बीच में फ्रेम हुआ था। इस टाइम में एक एक क्लॉज को, एक एक पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था उसको डिस्कस किया गया था। असेंबली 11 सेशंस हुए थे एंड लगभग 165 डेज के स्प्रेड में ये 11 सेशंस। उन सेशंस के बीच में हर एक एक बात जो डिस्कशंस में निकल के आती थी उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को रिवाइज और रिफाइन किया जा रहा था। हर एक एक कमेटी थी और उसकी सब कमेटीज भी बनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ, लेकिन वो उस वक्त डिवाइड भी हो गया था। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की चीज़ों के बारे में देख रहे हैं हम। उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई और सुभाष चंद्र बोस जैसे पॉपुलर लीडर्स कैसे वो बाहर की कंट्रीज से हेल्प लेके एक आर्मी बना रहे थे कि हमारे देश को आज़ादी दिला सकें, ये सब मेमोरीज बहुत फ्रेश थी अभी लोगों के अंदर। दो मेन लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त की थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लेकिन उन दोनों के बीच में आइडियाज बैठ नहीं रहे थे। जो रिलीजन और सोसाइटी को लेके उन दोनों की सोच थी वो नहीं बैठ रही थी। सेटलमेंट्स फेल हो रही थी और ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जो अगस्त 1946 में हुई उसने तो दंगे रायट्स शुरू कर दिए थे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। वायलेंस और मैसेकर्स इतने बढ़ गए और पार्टीशन अनाउंस कर दिया गया। इंडिपेंडेंस मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके साथ हमें पार्टीशन भी मिला था। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं सिलेक्ट हुए थे। इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान, हर वर्ग के इंसान ने वोट किया हो, ऐसा नहीं हुआ था। विंटर ऑफ 1945 टू 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो चूज हुए थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू बीइंग, वो मेनली डोमिनेटेड थी कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस जनरल इलेक्शंस में जीती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो भी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी उन्हें कैप्चर करने में वो सक्सेसफुल रही थी। लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया और पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू की कि हम ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे, उसमें से 6 मेंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन 6 मेंबर्स में से 3 तो कांग्रेस पार्टी के थे। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। इस रेजोल्यूशन में प्रपोज किया गया था कि हमारा देश का झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग किस तरीके का होगा, हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर, सैफरन, वाइट और डार्क ग्रीन इक्वल प्रोपोर्शन में, और बीच में वाइट, नेवी ब्लू एट द सेंटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेजरली बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे। अगर आप 12th की पॉल साइंस भी अगर आपके पास है और अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हमारे इंडिया में आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद के अलग थे और अलग अलग स्टेट्स को कैसे इंडिया में मिलाया, उसमें सबसे बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था।
राजेंद्र प्रसाद ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, तो उस वक्त हर इंसान को अपना बोलने का हक मिले, ये सब चीजें प्रेसिडेंट को ध्यान रखनी होती थी, तो ये राजेंद्र प्रसाद का रोल था। 3 लोग तो हमने डिस्कस कर लिए 6 में से। 4th इंसान जिसकी बात होगी वो है B.R. अम्बेडकर। ऑल द ब्रिटिश राज में B.R. अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद महात्मा गांधी की एडवाइस पर उन्होंने यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन किया एज अ लॉ मिनिस्टर। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर से भी सर्व किया। उनके अलावा 2 और लॉयर्स थे, यानी कि अब ये 5th और 6th, वो थे KM मुंशी जो कि गुजरात से थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से थे। इन्होंने भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में। जैसे कि आपको चैप्टर 13 जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड था, उस चैप्टर में मैंने मोस्टली आपको बोला था कि आप डेट्स याद रखना। इसी तरीके से इस चैप्टर में आपको नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। 6 members were given vital assistance by 2 civil servants। पहले थे वो B.N. राव। B.N. राव का काम था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बैकग्राउंड में पेपर वर्क हो रहा था और बाकी कंट्रीज में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था, उन सब चीज़ों को ध्यान दे रहे थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन S.N. मुखर्जी, उनकी एबिलिटी के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स थे उन्हें वो क्लियर लीगल लैंग्वेज दे रहे थे। B.R. अम्बेडकर ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि वो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करेंगे। इसमें 3 साल लगे। लगभग 11 बल्क वॉल्यूम्स में ये प्रिंट हुआ है। जो भी डिस्कशंस हुई उस वक्त उनमें वो छपी हुई हैं और वो 11 वॉल्यूम्स में हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें दिखता है कि कैसे अलग अलग लोग अपने ओपिनियंस रखते थे और फिर बाद में डिस्कशन होती थी और कैसे फिर फाइनल डिसीजन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसमें ये बताया गया था, आउटलाइन किया गया था कि एक आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और वो कैसे काम करेगा। उसमें ये क्लेम किया गया कि इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगी इंडिया और हर सिटीजन को, हमारे देश के हर नागरिक को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम अश्योर की गई और एडिक्वेट सेफ गार्ड यानी कि सबको प्रोटेक्शन दी जाएगी, सेफ रखा जाएगा माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड्स, ट्राइबल्स, डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस, सबको बराबर का हक मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लहरी सॉ अ डार्क हैंड इन द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। उन्होंने कहा कि अभी भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम डेलिब्रेशन में अभी भी ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं हाथ है। उन्होंने अर्ज किया उन मेंबर्स को और नॉर्मल पब्लिक को भी कि वो इंपीरियल रूल के इन्फ्लुएंस से अपने आप को आज़ाद करें। असेंबली डेलिब्रेटेड, द ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया। अब इंटीरियम एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हेड जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया वो प्लेस हुआ, लेकिन क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इंटीरियम एडमिनिस्ट्रेटर का काम दिया गया वो तब भी वायसरॉय और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ लंदन के अंडर ही थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतने लोग जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, जो लोग आज़ाद हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जा सके। डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस हर इंसान को मिले, जो कि सोशल स्ट्रगल 19th सेंचुरी में हम देख रहे थे कि लोगों की असल में डिमांड भी थी। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर्स 19th सेंचुरी में जब चाइल्ड मैरिज को अपोज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि विडो को रीमैरिज करना अलाउड होना चाहिए, तब वो सोशल जस्टिस मांग रहे थे। कुछ इसी तरीके से जब स्वामी विवेकानंद ये कैंपेन कर रहे थे कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहिए और हर रिलीजन को थोड़ा जस्ट होना चाहिए, तब वो रिलीजियस डिमांड कर रहे थे। इसी तरीके से ज्योतिबा फुले जो कि महाराष्ट्र से थे, उन्होंने ये कहा कि डिप्रेस्ड कास्ट्स एंड कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उन लोगों की डिमांड्स भी सुनी जानी चाहिए, उन लोगों के हक के बारे में भी देखना चाहिए। तब वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की मांग कर रहे थे। इसी तरीके से नेशनल मूवमेंट में जब सारे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े थे और वो आज़ादी मांग रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे, हर सिटीज़न को इक्वल राइट दिया जाए, तब वो इक्वालिटी और जस्टिस मांग रहे थे हर सिटीज़न के लिए। डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही बढ़ने लगी थी।
जैसे कि 1909, 1919 और 1935 के एक्ट्स आए थे, जिसमें धीरे धीरे इंडियन लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ा दी गई थी। Executives were partly responsible for the provincial legislatures. 1919 तक सिर्फ provincial legislature तक ही उनका हक था, and almost entirely so under the Government of India Act of 1935. जब 1935 के इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में जीत गई। अब क्वेश्चन ये उठता था कि हर इंडिविजुअल के राइट्स कैसे डिफाइन किए जाएंगे। स्पेशल राइट्स जो माइनॉरिटी है या जो दबे हुए वर्ग हैं उन्हें कैसे मिलेगा, माइनॉरिटी के हक होंगे क्या और उन्हें कैसे डिफाइन किया जाए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस डिबेट में उठ रहे थे और इन सब के आंसर्स थे। हर इंडिविजुअल ने अपने बातें रखी और फिर उसमें क्लैश हुआ, डिबेट्स हुआ और डिबेट से आंसर निकला और फाइनली जो सबके लिए सही था उसे चूज किया गया। 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर, जो कि माद्रास से थे, उन्होंने प्ली किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। माइनॉरिटीज एग्जिस्ट हर जगह पे और हम उन्हें हटा नहीं सकते, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इकट्ठे आराम से रह सकें वो तभी हो सकता है जब माइनॉरिटी को थोड़ा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, मतलब उनको भी पॉलिटिक्स में राइट दिया जाए। काउंटरिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, गोविंद बल्लभ पंत ने ये कहा कि माइनॉरिटीज के लिए भी हार्मफुल है सेपरेट इलेक्टोरेट। उन्होंने ये कहा कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब लोगों को अलग अलग सेक्शंस को एक दूसरे पे विश्वास हो, वही एक सच्ची सक्सेसफुल डेमोक्रेसी आज़ादी होगी। गोविंद बल्लभ पंत ने ये भी कहा कि हर सिटीजन फ्री है, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ना ही सिर्फ मटेरियली बट उसको इज्जत भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। और मेजॉरिटी कम्युनिटी की ऑब्लिगेशन है कि वो माइनॉरिटी को समझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। हर मुस्लिम नहीं सपोर्ट कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट को, जैसे कि बेगम अजीज रसूल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं और ये माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से आइसोलेट करते हैं। 1949 में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्रीड कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम्स थे उन्होंने खुद ये माना कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए भी सही नहीं होगा। वाइल वेलकमिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एनजी रंगा जो कि सोशलिस्ट थे, वो किसान मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी को आप धर्म के बेस पे क्यों कर रहे हो कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है और ये माइनॉरिटी हो गया, ये मेजॉरिटी हो गया। आपको माइनॉरिटी मेजॉरिटी इकोनॉमिक टर्म्स, यानी कि जो गरीब है जो अमीर है उस बेस पे आप माइनॉरिटी करो। नो मैटर कि वो गरीब इंसान हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर वो गरीब है तो आप उसको माइनॉरिटी मानो। जयपाल सिंह ने ये कहा कि जो ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कंडीशंस के हिसाब से अभी उनको जनरल पॉपुलेशन के लेवल पे लाना होगा, क्योंकि बिछड़ा हुआ वर्ग है, वो जंगलों में रहते हैं, तो जनरल पॉपुलेशन जो शहरों में और इवन जो गाँव में भी रहती है वो उनसे पिछड़े हुए होते हैं, तो उनको हमें उनके बराबर तक लाना है। ट्राइब्स कम नहीं हैं, ये जयपाल सिंह का आर्ग्यूमेंट था, पर उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि तो जंगल के लोग यानी कि ट्राइबल्स को उस जगह से हटा दिया जाता है और उनको नई जगह पे जाना पड़ता है, तो इस चक्कर में उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। Some members of the depressed caste emphasize कि अनटचेबल प्रॉब्लम सिर्फ प्रोटेक्शन से या सेफ गार्ड करने से नहीं ख़त्म होगी, वो तब ख़त्म होगी जब एक्चुअल में लोग ये डिस्टेंस और ये जो गैप क्रिएट है इसको ख़त्म करेंगे। जे नगप्पा ने बोला कि हम ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं और अब हम और सफ़र नहीं करना चाहते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली ये कहा कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश होगी। हिंदू टेम्पल्स को ओपन किया गया हर कास्ट के लिए। सीट्स इन लेजिस्लेचर्स और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको रिजर्व किया गया, लोअर कास्ट के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया। मैनी रिकॉग्नाइज्ड कि प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जब तक लोग अपना एटीट्यूड, जो सोसाइटी में लोगों की सोच है वो जब तक नहीं बदलती तब तक ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। पावर ऑफ द स्टेट,
अब डिस्कशन शुरू हुई कि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि राजेंद्र प्रसाद को ये कहा कि अब जब हमें पता है कि पार्टीशन एक सेटल्ड फैक्ट है, कि अब पार्टीशन हो ही चुका है, तो इसीलिए हमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए सेंटर को वीक नहीं होने देना चाहिए और सेंटर को स्ट्रांग रखना चाहिए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स को प्रिजर्व किया गया कि उनके अंडर क्या क्या काम आता है। सेकेंड वाली में स्टेट का, और कंकरेंट में सेंटर और स्टेट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ज़्यादा आइटम्स वर प्लेस्ड इन यूनियन कंट्रोल। जो मिनरल्स का कंट्रोल, की इंडस्ट्रीज, इन सब का कंट्रोल यूनियन को दिया गया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। आर्टिकल 356 ने सेंटर को ये पावर दी कि अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगे कि स्टेट ठीक से काम नहीं कर रही, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे सेंटर अपने कंट्रोल में ले सकती है उस स्टेट को। स्टेट का राइट भी होना चाहिए, ये कहा के संथानम जो कि मद्रास से थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों को पावर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पावर सेंटर को दी जाएगी तो सेंटर ओवरबर्डन हो जाएगा और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुछ पावर और कुछ फंक्शंस स्टेट को दे देने चाहिए, सेंटर को स्टेट को देने चाहिए। हर बार आर्ग्यूमेंट में यही बात उठ के आई कि सेंटर को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंटर की ही डिमांड शुरू से उठ रही थी। B.R. अम्बेडकर ने खुद डिक्लेयर किया कि अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कि हमने सेंटर क्रिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। रिसाइटिंग द डिमांड, गोपाल स्वामी अय्यर ने ये डिक्लेयर किया कि सेंटर को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके उतना बनाना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के एक मेंबर थे, उन्होंने भी यही बोला कि हमारे देश के रिसोर्सेज को देखना, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना, इन सब के लिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लैंग्वेज ऑफ द नेशन, हमारे देश की मातृभाषा कौन सी होनी चाहिए। 1930s तक तो कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर रही थी कि हिंदुस्तानी ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। महात्मा गांधी को भी यही लगा कि क्योंकि हिंदुस्तानी ब्लेंड है हिंदी और उर्दू का, तो इससे हमारे देश के 2 मेजर वर्ग यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो सब एक साथ रहेंगे और भाषा के कारण लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो उनको लगा कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हिंदुस्तानी ही हमारे देश की भाषा बने। 19th सेंचुरी के अंत तक थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने लगी। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो हिंदी और उर्दू में थे वो बढ़ने लगे क्योंकि अब पार्टीशन हो चुका था। ऑन द अदर हैंड हिंदी को संस्कृताइज किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अरेबिक और पर्शियन के वर्ड्स को हटाना चाहते हैं और उर्दू को इंक्रीजिंगली पर्शियनाइज करा जाने लगा। तो एक तरीके से अब भाषा को रिलीजन से कनेक्ट किया जाने लगा। ऑल्दो महात्मा गांधी अभी भी अपनी बात पे अड़े थे कि हिंदुस्तानी को ही हमारे देश की भाषा बनाना चाहिए। वन ऑफ द अर्लीस्ट सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर.वी. धोलेकर जो कि कांग्रेसमैन थे फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, उन्होंने ये प्ली किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 में जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो लैंग्वेज को लेके एकदम से ही डिबेट शुरू हो गई कि हमारे देश की भाषा कौन सी बनेगी। लैंग्वेज कमेटी, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कमेटीज़ और सब कमेटीज़ थी, तो लैंग्वेज से रिलेटेड भी एक कमेटी थी। उसने कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला दिया ताकि ये जो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो रखी है ये ख़त्म हो सके। और अभी ये बात फॉर्मल नहीं थी, बट ये डिसाइड किया जाने लगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया जाएगा जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट से बनी है। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा हिंदी से, बट एकदम नहीं होगा। 15 ईयर्स तक इंग्लिश यूज़ की जाएगी ऑफिशियल पर्पस के लिए और धीरे धीरे फिर हिंदी को बना दिया जाएगा। ईच प्रोविंस को अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज, जैसे पंजाब की पंजाबी है या तमिलनाडु की तमिल है, रीजनल लैंग्वेजेस रखने का राइट दिया कि आप उस लैंग्वेज में अपना ऑफिशियल वर्क कर सकते हो, लेकिन रेफरिंग की हिंदी जो होगी ऑफिशियल होगी। लैंग्वेज कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये होप किया कि इससे जो भी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन धोलेकर ये चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, ना ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीमती जी दुर्गाबाई, उन्होंने ये कहा कि साउथ में
हिंदी को लेके बहुत अपोज किया जा रहा है। इवन उन्होंने ये कहा कि जो महात्मा गांधी की बात को ओबे करके हिंदी को फैलाने गए हैं साउथ में, उनको भी लोगों ने रेजिस्ट किया है, लोगों ने उनका विद्रोह किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस इमर्ज विद द इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। हर वर्ग ने डिबेट की, अपनी बात रखी, डिस्कशन हुई और फिर फाइनली चीजें निकली। एक सबसे सेंट्रल फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निकल कर आया वो था कि हर इंसान को वोट का हक दिया गया। बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम में भी सबसे पहले सिर्फ मेन को वोट मिलता था और वुमेन को तो बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद फाइनली राइट टू वोट ग्रांट किया गया। तो हमारे देश में हर इंसान को वोट का हक मिल गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निकल कर आता है वो है सेक्युलरिज्म। किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 एंड राइट्स टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 16 एंड 17। हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। स्टेट रिलीजन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। और इस डिस्कशन, डिबेट और इन सब बातों के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अ बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। इस चैप्टर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप वो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक देख सकते हैं। इससे पहले के बाकी सारे चैप्टर्स की डिस्कशन की वीडियो भी ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।